नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सभी का AB 97 क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम जो NCERT 10th क्लास के अध्याय नंबर 3 था हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना, वो हम डिस्कशन कर रहे थे। जो पिछली क्लास में हमने पार्ट नंबर 4 है वो हम कर चुके थे। ये हमारा क्लास नंबर 5 अध्याय नंबर 3 की है। इससे पहले हम आधुनिक युग से पहले हम वो डिस्कशन कर चुके थे कि आधुनिक युग है, उससे पहले रेशम मार्ग है। रेशम मार्ग सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया, कैसे कैसे व्यापार होते थे, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। जिस साथी ने जो पिछली क्लास है वो नहीं देखी, वो पहले उन क्लासों को ज़रूर देखे। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और आज जो हम डिस्कशन करेंगे, जो पिछली 19वीं शताब्दी 1815 1914 ये दौर भी हम पढ़ चुके थे। जो 1815 से 1914 है वो घटनाएं कैसे हुई। और आज जो हमारा 2.4 है वो हम डिस्कशन करेंगे। उसमें 2.4 में है जो रिंड पेस्ट या मवेशी प्लेग, ये भी हमने देखा कि जो महामारी थी ये कैसे फैल रही थी 1890 के दशक में। और आज जो हम डिस्कशन करेंगे, जो आज जो हमारा पॉइंट रहेगा, भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, ये हम डिस्कशन करेंगे। आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। भारत से अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। जो गिरमिटिया था, हमने जो पहला जो अध्याय था उसमें हमने डिस्कशन किया था। जो फिजी में जो जहाँ जाते थे वहाँ मजदूर होते उनको क्या नाम कहते थे? जो मजदूर को गिरमिटिया। हमने जो पहला जो लेसन था उसमें हमने अध्ययन किया था इसके बारे में। 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबंधित करता है कि बाहर से जो अनुबंधित है, जो श्रमिक है, उनको ले जाया जाना, उनको क्या नाम दिया गया? गिरमिटिया। 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबंधित करता है। तेज अर्थ की वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि, दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति, दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी। कि जो 19वीं सदी है, 19वीं सदी की दुनिया में क्या प्रतिबंध था? विविधता को प्रतिबंधित करता है। किसको प्रतिबंधित करता है? विविधता। और बाहर से जो श्रमिकों को ले जाया जाना था वो क्या थे? गिरमिटिया। यहाँ से जो हमारे पॉइंट बनेंगे, जो एग्जाम बोर्ड के लिए जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम साथ साथ में अध्ययन करेंगे। और 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क एवं रेल निर्माण परियोजना में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। कि 19वीं शताब्दी में, जो 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को कहाँ ले जाया जाता था? तो ये हमारा जो एक है क्वेश्चन बन सकता है कि 19वीं सदी में भारत और चीन के जो मजदूर थे उनको परिश्रम है, उनको काम करवाने के लिए किन किन देशों में ले जाया जाता था? किस लिए ले जाया जाता था? तो उनको बागानों में, खदानों में, सड़क रेलवे निर्माण के लिए दूसरे देशों में ले जाया जाता था। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम बोर्ड के लिए, और यहाँ से हमारा जो 1 नंबर या 2 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ से बन सकता है। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। भारतीय जो श्रमिक थे अनुबंधित, उनको किस परमिशन के तहत या किसके द्वारा जो एक सहमति होती थी उससे ले जाया जाता था। और उससे क्या कहेंगे? अनुबंध या एग्रीमेंट, एक समझौता होता था। उसके तहत जो भारतीय मजदूर थे उनको दूसरे देशों में काम पर ले जाया जाता था। तो ये भी हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इन अनुबंधों में ये शर्तें होती थी। जो अनुबंधों में
क्या शर्तें होती थी? यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो स्वदेश लौट सकते हैं। तो हमारा यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों और बागानों, खदानों और सड़क रेल निर्माण परियोजना में काम करने के लिए दूर दूर देशों में ले जाया जाता था मजदूरों को। तो इसलिए भारतीय जो अनुबंध थे, जो काम करने वाले थे, उनके लिए क्या शर्त थी? एक शर्त थी। तो हमारा जो आंसर आएगा कि बागानों में 5 साल तक काम कर लेंगे। अगर वो वहाँ 5 साल काम कर लेंगे ना तो वापिस स्वदेश लौट सकते हैं। ये एक शर्त थी। और भारतीय जो मजदूर थे उनको किसके तहत वहां ले जाया जाता था? एक एग्रीमेंट, एक समझौता, अनुबंध होता था। भारत के ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। कि जो भारतीय जो अनुबंध थे उनको दूसरे देशों में ले जाया जाता था। ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा हुआ क्या समझौता होता था? एक एग्रीमेंट होता था। और एग्रीमेंट के द्वारा एक शर्त होती थी। क्या शर्त थी? अगर 5 साल अगर उन्होंने काम कर लिया वहाँ तो उनको क्या है, लगातार 5 साल काम कर लिए तो वो स्वदेश लौट सकते हैं। और चौथा हमारा क्वेश्चन होगा कि भारत के ज्यादातर इलाकों से कौन से इलाकों से ये अनुबंधित श्रमिक थे वो जाया करते थे? तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा उत्तर पूर्व, जो पूरी उत्तर प्रदेश है वहां से, बिहार से, मध्य प्रदेश, भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाके से जाते थे। जो भारत के सूखे इलाके कौन कौन से? बिहार था, पूर्वी उत्तर प्रदेश था और मध्य प्रदेश था। यहाँ से भारतीय जो श्रमिक थे दूसरे देशों में जाते थे और एक समझौता और एग्रीमेंट के द्वारा ही इनको ले जाया जाता था। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगा। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। कुटीर उद्योग है वो खत्म हो रहे थे। जमीन का भाड़ा बढ़ गया। खानों और बागानों के लिए जो जमीन को साफ किया जा रहा था। जमीन को किस लिए साफ किया जा रहा था? तो हम कहेंगे खानों और बागानों के लिए जमीन को एकदम जो बिल्कुल साफ किया जा रहा था पेड़ पौधों को काटकर। जो इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। कि जो परिवर्तन हो रहे हैं 19वीं सदी के दौर में, जमीन है उनको साफ किया जा रहा है, तो इनसे जो परिवर्तन हो रहा था किन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था? गरीबों के जीवन पर। वो बढ़ाई पर जमीन तो ले लेते, उसका भाड़ा नहीं चुका पाते, उन पर कर्ज चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। कि गरीब व्यक्ति तो जमीन को भाड़े पर तो ले लेता, किराया या ठेके पर, और जो आमदनी नहीं होती भाड़ा में नहीं चुका पाते और कर्जा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना या चढ़ने लगता था। इसके कारण वो काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़ते थे और दूसरे देशों में जाया जाते थे। और दूसरे देशों में जाते तो एक समझौता होता था, वो था एग्रीमेंट होता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कौन से देशों में ले जाया जाता था? भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को कैरिबियाई द्वीप समूह, मुख्यतः कौन सा है? त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। तो हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो एग्जाम बोर्ड के लिए भारतीय अनुबंधित श्रमिक थे उनको किस देशों में ले जाया जाता था? तो हमारा जो आंसर आएगा कि कैरिबियाई द्वीप है उनमें से कौन से? त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम और मॉरिशस, फिजी ले जाया जाता था। तमिल है वो कौन से कहाँ जाते थे? सीलोन और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे जो अनुबंधित श्रमिक थे उनको असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। तो इससे पॉइंट से हमारे 3 क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। कौन कौन से यहाँ से बन सकते हैं कि भारतीय जो श्रमिक थे कौन से देश में जाते थे, दूसरे जो तमिल है कौन से देश में जाते थे, और जो असम है चाय के बागानों के लिए भी परिचित था।
मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। तो एक हमारा पॉइंट यहाँ से भी बन सकता है, जो मजदूर थे उनको भर्ती है, जो इनका भर्ती करवाने का जो काम था ये किनके पास था, एजेंट हुआ करते थे। एजेंटों को क्या मिलता था, कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। क्या होता कि कुछ तो भेदभाव उत्पीड़न जो इनके खिलाफ हो रहा था, और कुछ का एक कारण था गरीबी से बचने के लिए वो श्रमिक बनते थे अनुबंध। वो फिर दूसरे देश या किसी काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। एजेंट भी भावी आय प्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। जो एजेंट थे वो चाहते थे कि वो ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो एजेंट थे वो अपने पास भर्ती करवाना चाहते थे, इसलिए वो झूठे वादे करते थे, झूठी जानकारियां भी देते थे। यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जीवन के हालात कैसे होंगे, इसके बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। कि क्या होता कि उनको क्या यात्रा होगी, क्या खाना होगा, क्या जगह पर काम करना होगा, ये सब कुछ नई जानकारी देते थे और उनके साथ झूठा वादा करते थे। ये भी एजेंटों की एक चाल हुआ करती थी। उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना, अगर कोई मजबूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। ये हालात होती थी। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया। 19वीं सदी की इस व्यवस्था को जो जबरदस्ती भर्ती या बहलाकर फुसलाकर काम अनुबंधों से करवाते थे, तो ये क्या थी, नई दास प्रथा का नाम भी दिया गया था। ये हमारे लिए एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकता है कि दास प्रथा क्या थी। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसे उम्मीद कर रहे हैं वह वैसे हालत नहीं है, कि जैसे वो उम्मीद कर रहे थे वैसी हालात वो नहीं है। नई जगह की जीवन व कार्य स्थितियाँ क्या थी, नई जगह है, नए जीवन है, नई जगह पर जो कार्य स्थितियाँ थी, कार्य जो जहाँ स्थल था वो क्या थी, कठोर थी। और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। जो उनके कानूनी अधिकार थे मजदूरों के, वो भी कहने के लिए नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में चले गए। जो मजदूर थे वह अन्याय हो रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक रास्ता ढूंढा और वो वहां से भाग निकले थे। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो क्या होता, अगर चोरी से भागते या छुपकर भागते तो उनको क्या भारी सजा दी जाती थी, क्योंकि वहां जबरन काम करवाया जा रहा था। और ऐसी स्थिति में वो वहां काम नहीं करना चाहते थे मजदूर, तो वो भाग निकलने का एक ही रास्ता था, वहां से अगर पकड़े जाते तो उनको भारी सजा दी जाती थी। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृति को सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्म व्यक्ति के रूप की खोज के लिए त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस का एक विशाल उत्सव मेले का रूप दे दिया था। इस मेले को होस्से या इनाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया था। जो एक उत्सवी मेला हो रहा था त्रिनिदाद में, मुहर्रम के सालाना जुलूस को, जो जुलूस है उसको क्या नाम दिया था, तो हमारा आंसर आएगा होस्से या इनाम हुसैन के नाम पर रख दिया था। उसमें सभी धर्मों व नस्ल के मजदूर हिस्सा लेते थे। सभी धर्मों व नस्ल के जो मजदूर हिस्सा लेते थे किस उत्सव में, तो हम कहेंगे उससे या इनाम हुसैन के नाम पर जो रखा गया था वहाँ मजदूर है भाग लेते थे। इस प्रकार रास्ता फारियानवाद नामक विद्रोही धर्म, जिससे जमैका के रेगे कायब वॉब मोर्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया। तो यहाँ से हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बोर्ड के लिए बन सकता है क्वेश्चन, भारतीय आय प्रवासियों और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर
चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का उदाहरण है कि कैरिबियाई द्वीप है और जो के बीच से इन समुद्र की झलकियां भी देखी जा सकती थी। त्रिनाद जो त्रिनिदाद है गुयाना में मशहूर है। भारतीय प्रवासियों को पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्ति का उदाहरण क्या है? चटनी म्यूजिक था। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सांस्कृतिक समागम ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उद्योग की प्रक्रिया का अंग है। जो सांस्कृतिक थी वो एक स्वरूप था, ये क्या था? एक नई दुनिया के उद्योग की प्रक्रिया का नई दुनिया का एक उद्भव हो रहा था, उद्योग हो रहा था, उसकी एक प्रक्रिया का एक अंग क्या था? सांस्कृतिक था। ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में घुल मिल जाती थी। क्या हो रहा था? एक उत्सव हो रहा है तो अलग अलग लोग यहाँ मिल रहे थे। ये एक नई दुनिया का उदय होने का एक कारण था और इनकी मूल पहचान और विशेषताएं तो गुम हो जाती, बिल्कुल नया रूप सामने आता था। ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त होने के बाद वापस नहीं लौटे। कि कुछ अनुबंध है जो श्रमिक है वापस नहीं लौटे, जो वापस लौटे उनमें से अधिकांश केवल कुछ समय बिताकर फिर अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। अगर लौटे थे ना वो भी फिर वापस चले गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। इनमें कौन है? भारतीय मूल के जो थे श्रमिक वो बहुत ज्यादा थे। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार BS नौपाल का नाम सुना है? हम में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर खिलाड़ी शिवरेन चंद्रपौल या रामनरेश सरवन का नाम भी सुना है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है उनके नाम हम भारतीय जैसे क्यों हैं? उसके वजह है कि बाहर से गए अनुबंधित मजदूरों के वंशज है। चंद्रपौल और जो सरवन है ये कौन है? भारतीय क्रिकेटर थे, नहीं सॉरी भारतीय थे, परंतु वेस्ट इंडीज में इनके परिवार थे, वंशज थे, तो इसलिए उनकी नागरिकता वेस्ट इंडीज की हो गई, परंतु इनका जो परिवार थे वो भारतीय थे और ये यहाँ से चले गए थे श्रमिक के लिए। तो वही ये कह रहा है कि वो क्या किनकी वंशज है? ये भारतीय वंशज थे, परंतु उनको श्रमिक के लिए वेस्ट इंडीज जाना पड़ा था, इसलिए क्या भारतीय नाम जैसे हैं। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे। जो 20वीं सदी में भारतीय है, जो हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता हैं, इस प्रथा का विरोध किया। उनके राय में बहुत अपमानजनक क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया। इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कूली मानते थे। वहाँ के लोग क्या मानते थे? कूली मानते थे। उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव करते थे। नौपाल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में बिछोए और परायपन के इस एहसास को खूब देखा जा सकता है। विदेश में भारतीय उद्यमी विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसल उगाने के लिए जो वास्तविक पूंजी की आवश्यकता थी, जो विश्व बाजार के लिए किनकी जो आवश्यकता थी? विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसल उगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। किसकी जी? पूंजी की, जो पैसा था उसकी आवश्यकता थी। और खाद्य पदार्थ और फसल उगाने के लिए किसकी आवश्यकता थी? तो पूंजी की आवश्यकता थी। और आज जो विदेश में भारतीय है उद्यमी किस प्रकार है ये होता है, किस तरह इसमें जो पूंजी है, फसल है, उगाया जाता था, उनके लिए क्या आवश्यकता थी, वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो विश्व बाजार के लिए जो खाद्य पदार्थ फसल उगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी, और बड़े बागानों के लिए जो बड़े बागान थे उनके लिए बाजार और बैंकों से पैसा लिया जाता था। क्वेश्चन आ सकता है विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसल उगाने के लिए किसकी आवश्यकता थी? तो हम कहेंगे पूंजी की। और बड़े बागानों के लिए जो पैसा कहाँ से लिया जाता था? तो हम कहेंगे कि जी बाजार और बैंकों में से
पैसा लिया जाता था। कहाँ से? बाजार और बैंकों से पैसा लिया जाता था। लेकिन छोटे मोटे किसान क्या होता था? छोटे मोटे किसानों को क्या होता था? बड़े जो उद्यमी थे, बड़े जो व्यापारी लोग थे, वो तो पैसा क्या लेते थे? बाजार से ले लेते, किसी बड़े व्यापारी से ले लेते थे और या बैंक से ले लेते थे। जो छोटे मोटे किसान थे वो कहाँ से पैसा लाते थे, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। यहीं से जो देसी साहूकार थे और वो भी महाजन है दृश्य में आते। क्या आपने शिकारीपुरी, श्रॉफ ऑफ नट्टू कोटोई चेटियारों के बारे में सुना है? ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है, दक्षिण पूर्व एशिया देशों में जो निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज कौन देते थे? तो हमारा जो आंसर आएगा कि जो शिकारीपुरी श्रॉफ ऑफ नट्टू कोटई चेटियार थे, जो बहुत सारे बैंकर और व्यापारी में से थे। ये क्या दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यातोन्मुखी हेतु जो खेती हेतु है वो कर्ज देते थे। इसके लिए या तो अपनी जेब से पैसे लगाते थे, या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। किन देशों से कर्ज लेते थे? तो हम कहेंगे यूरोपीय बैंकों से। किन से? यूरोपीय बैंकों से। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति थी। दूर दूर तक पैसा पहुंचाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की हुई थी कि यह बहुत ही दूर तक जो पैसा है ट्रांसफर कर सकते थे। जब तक यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देशी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। तो हम देख रहे हैं कि विदेश में भारतीय उद्यमी है और किस प्रकार वो खर्च हो रहा है, विदेशों में किस प्रकार है भारतीय जो व्यापारी है वो व्यापार कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जो बड़े व्यापारी थे वो तो पैसा कहाँ से उधार लेते थे? बैंक या बाजार से लेते थे। और छोटे मोटे किसान हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी आ पहुंचे। कि अफ्रीका में जो यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे कौन है? भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। जो अफ्रीका में है ना, अफ्रीका में जो यूरोपीय उपन्यासकारों के पीछे पीछे कौन है जा पहुंचे थे? भारतीय जो व्यापारी और महाजन थे वो भी जा पहुंचे। हैदराबादी जो सिंधी व्यापारी थे, हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों में से आगे तक जा निकले थे। जो हैदराबादी सिंधी है ना वो किन से है आगे जा निकले थे? यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे जा निकले थे। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े जो एम्पोरियम है वो खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों के जो आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थी। इन दुकानों में क्या मिलती थी? सैलानी और आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थी। एक फलता फूलता कारोबार था क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से जो सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता। क्वेश्चन बन सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम बोर्ड के लिए भी कंपटीशन। भारत में पैदा होने वाले जो कपास का यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता था। क्वेश्चन आएगा कि भारत में पैदा होने वाले महीन कपास का निर्यात किन देशों में किया जाता था? यूरोपीय देशों में। किस में जी? यूरोपीय देशों में जी। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। औद्योगिकरण के बाद है किसमें कपास का उत्पादन बढ़ने लगा? तो ब्रिटेन में। भारत में कपास का निर्यात किन में किया जाता? यूरोपीय देशों में किया जाता था। इस कारण वहां के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला और वह कपास के आयात पर रोक लगाए, स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए। वह महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। कि यूरोपीय देश में क्या है?
यूरोपीय देशों में कपास भेजी जाती थी और उस पर टैक्स लगाया गया, जिससे भारतीय कपास आयात कम होने लगी। यूरोपीय देशों में 19वीं सदी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार है वो ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों में बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। क्या 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे कि 19वीं शताब्दी में है दूसरे देशों में जो कपड़ा उत्पाद जो है के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने की तो ब्रिटिश है जो ब्रिटिश बाजारों की जो है क्या कह रहा है कि जो सीमा शुल्क थी उसके कारण भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा है। एक दूसरे के क्या है जो प्रतिस्पर्धा होती है बाजारों में वो उसका सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े से निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। सूती कपड़ों से निर्यात में लगातार क्या है गिरावट का रुझान दिखाई देता है। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का जो प्रतिशत कितना 30 था। 1800 के आस के पास कितना था 30% था गिरावट का निर्यात का। और 1815 में कितना रह गया था 15% रह गया था। और 1870 तक ये अनुपात केवल 3% है। वो 1870 तक कितना रह गया 3% रह गया था। तो फिर भारत के ने किन चीजों का निर्यात किया आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तु का निर्यात घटता जा रहा है, उतनी तेजी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा है। 1812 से 1873 के बीच कपास का निर्यात 5% से बढ़कर कितना हो गया था 35% हो गया था। और कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। जैसे कि आपने पिछले किस्से में पढ़ा कि 1820 के दशक से चीन की बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत से अफीम की खेती करवाती थी, उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात में जैसा पैसा मिलता उसके बदले चीन से चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ आ गई थी। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ आ गई। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत में ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की व्यवस्था में रहता था। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा किसकी अवस्था में रहता था व्यापार अधिशेष की। और इसका मतलब ये हुआ कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। आपसी व्यापार में किसको फायदा रहता था ब्रिटेन को। ब्रिटेन इस मुनाफे के सारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था, क्योंकि फायदा होता तो वो क्या दूसरे देशों के साथ जो घाटा हो रहा है ना उसकी भी भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता था। इसे एक दूसरे के मुकाबले दूसरे देशों को होने वाले घाटे की भरपाई किसी देश से तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमा कर जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की थी। ब्रिटेन के व्यापार में जो अधिशेष हासिल होता है उसे तथाकथित होम चार्जिंग देशी खर्चे का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी अफसर और व्यापारी द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम भारतीय कर्जे पर ब्याज और बाहर से काम कर चुके जो ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। जो पहला जो महायुद्ध है मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था। जो पहला जो महायुद्ध है वो कहाँ लड़ा गया था यूरोप में ही लड़ा गया था। और जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेशन में भी जरूर बताएं कि क्लास कैसे रही। तो आज हम शुरू करते हैं कि महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। पहला जो महायुद्ध है
पहला जो महायुद्ध है कहाँ लड़ा गया था, तो हमारा जो आंसर आएगा, जो पहला जो महायुद्ध है हमारा यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए थे। कि महायुद्ध है जो पहला कहाँ लड़ा गया था, यूरोप में लड़ा गया, और इस महायुद्ध का असर पूरी दुनिया में महसूस किए गए थे। अध्याय में हम जिन चीजों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये रहा कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को ऐसे संकट में धकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज्यादा समय लग गया। जो पहला जो महायुद्ध होता है ये यूरोप में लड़ा गया, और इसके जो प्रभाव हुए ये बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस युद्ध में जो अर्थव्यवस्था है ना, इस अर्थव्यवस्था के ऐसे संकट में पूरी दुनिया को ला दिया कि इसको उबरने के लिए, इससे उबरने से 3 दशक से भी ज्यादा समय लग चुका था। ये एक बहुत ही बड़ा महायुद्ध हुआ जिसके कारण पूरी अर्थव्यवस्था है वो तहस तहस, सब कुछ खराब हो गया। सब कुछ क्या है ऐसे संकट में धकेल दिया गया जिससे उबरने के लिए ना कितने समय लगा था, 3 दशक से ज्यादा भी समय लग चुका था। इस दौरान पूरी दुनिया में चारों तरफ आर्थिक व राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। कि इस दौरान जब महायुद्ध हुआ, इस तरफ क्या महायुद्ध होता है तो क्या होता है, पूरी दुनिया में चारों तरफ आर्थिक और राजनीतिक जो है स्थितियां वो बनी गई, क्योंकि महायुद्ध हो रहा है तो क्या ज्यादा से ज्यादा खर्च हो रहा है, तो इससे कारण जो आर्थिक है ना, आर्थिक में कमी आई। इससे क्या है पूरे के चारों तरफ जो वातावरण, माहौल, जो इन्वायरमेंट्स सब कुछ तहस नहस हो रहा था, और अंत में मानवता और एक विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कहराने लगी। जो मानवता है क्या करने लगी, एक विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कहराने लगी। 3.1 युद्धकालीन रूपांतरण। क्योंकि हमने देखा कि महायुद्ध है जो पहला कहाँ लड़ा गया था, तो हमारा आंसर आएगा जी यूरोप में। और इस महायुद्ध से क्या हुआ, पूरी दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बनी, आर्थिक राजनीतिक स्थिति में संकटकालीन आया, और इससे उबरने के लिए कितने दशक लागे, 3 से ज्यादा दशक लागे, 3 से ज्यादा दशक का टाइम लगा। और इससे क्या हुआ कि सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक स्थितियां हैं वो बनी रही। अब पढ़ेंगे हम युद्धकालीन रूपांतरण। जैसा कि आप जानते हैं पहला विश्व युद्ध कितने खेमों में बंटा था, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम कंपटीशन और एग्जाम बोर्ड 10th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि पहला विश्व युद्ध में कितने खेमों में बंटा था। तो हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा कि 2 खेमों में बंटा था, बीच लड़ा गया था। पहला जो विश्व युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, 2 खेमों के बीच में। एक पोल में क्या थे, एक पोल में मित्र राष्ट्र, एक जो पाले है, एक पोल है या एक पाले में कौन थे, मित्र राष्ट्र। यानी मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश है, ये भी हमारे कई बार एग्जाम कंपटीशन और 10th क्लास एग्जाम बोर्ड में जरूर पूछा जाता है कि पहले जो पहले पाले में जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, तो हम कहेंगे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। पहले जो पाले हैं, पहले एक तरफ जो मित्र राष्ट्र थे उनमें कौन कौन से देश थे, तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। कितने खेमों में बंटा था पहला जो विश्व युद्ध, कितने खेमों में, 2 खेमों में बंटा था। पहले जो मित्र राष्ट्र में क्या थे, ब्रिटेन और फ्रांस और रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। दूसरी साइड में क्या था, दूसरे पाले में केंद्रीय शक्ति यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। कि क्वेश्चन आ सकता है मित्र राष्ट्र में कौन से देश थे, तो हमारा जो आंसर आएगा मित्र राष्ट्र में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। दूसरे खेमे में जो केंद्रीय शक्ति, ध्रुवीय शक्ति थी वो कौन सी थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की। ये हमारे लिए एग्जाम इस स्लाइड से, यहाँ पॉइंट से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं कि पहला जो विश्व युद्ध किन के खेमों में था, कितने खेमों में था, 2 खेमों में। जो पहले थे मित्र राष्ट्र में कौन से थे,
ब्रिटेन, कौन था? ब्रिटेन। और कौन था? फ्रांस। और कौन था जी? रूस। दूसरे में कौन था जी? ध्रुवीय शक्ति। ध्रुवीय शक्ति में कौन था? ध्रुवीय शक्ति, जिसे हम कह सकते हैं कि केंद्रीय शक्ति। केंद्रीय शक्ति में कौन कौन से थे? जर्मनी जी, ऑस्ट्रिया जी, हंगरी जी और ओटोमन जी। तो ये हमारे क्वेश्चन है, यहाँ से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ, युद्ध कब शुरू हुआ? अगस्त 1914 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, युद्ध कब शुरू हुआ था? अगस्त 1914 में। उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि युद्ध ज्यादा से ज्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, कि अगस्त है और जो क्रिसमस आता है वहां तक ये युद्ध खत्म हो जाएगा। ये पता नहीं था कि ये लंबा बहुत कितने सालों तक चलेगा, ये किसी को नहीं पता था। और युद्ध ये 4 साल से भी ज्यादा समय तक चलता रहा, कि सोच तो ये रहे थे कि 1 और 2 महीने में खत्म हो जाएगा, परंतु कितने साल लगे थे? 4 साल। 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध, जिसे महायुद्ध कहेंगे, ये शुरू होता है। और दो खेमों में बंटा हुआ था, एक था मित्र और एक था केंद्रीय ध्रुवीय शक्ति। मित्र में कौन थे? मित्र में थे, मित्र किसका मित्र? ब्रिटेन और फ्रांस रूस। ब्रिटेन फ्रांस रूस। VFR 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 ट्रिक बन सकते। VFR VFR VF रूसा, VF रूसा, ब्रिटेन फ्रांस रूस। और जो केंद्रीय शक्ति, जे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन। क्या ट्रिक बन सकती है हमारी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ओटोमन, हंगरी, टी, जावा ST, जा HT, जा HT, जर्मनी, ओटोमन, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। क्या ट्रिक बनेगी हमारी? जो केंद्रीय शक्ति में है, जा जैसे जर्मनी, ऐसे ओटोमन, ऐसे ऑस्ट्रिया, जा, और हंगरी, टी, तुर्की। ये कौन से थे? ध्रुवीय शक्ति या केंद्रीय शक्ति। और जो मित्र राष्ट्र में के VF रूसा, B से ब्रिटेन, अब से फ्रांस, R से रूसा। ये 2 राष्ट्र थे। इन दोनों राष्ट्रों के बीच में 2 खेमों में ये बंटा था। और 1914 अगस्त में ये युद्ध शुरू हुआ था। किसी को नहीं पता था कि ये इतने साल तक चलेगा। कितने साल चला? 4 साल। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था, कि मानव सभ्यता से पहले ऐसा कोई भीषण है युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे। इस युद्ध के कारण क्या है? जो देश है एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। पहला आधुनिक औद्योगिक युग था। ये कौन सा युद्ध था? महायुद्ध। यह था आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया। बड़े बड़े हथियार, रासायनिक हथियार, टैंक, हवाई हथियार, इन पहला जो युद्ध होता है 1914 अगस्त में, इसमें प्रयोग किया गया था। इसलिए इसको क्या कहेंगे? पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध। पहला आधुनिक औद्योगिक युग कब शुरू हुआ था? तो हम कहेंगे जो पहला विश्व युद्ध है उसी को ही पहला आधुनिक औद्योगिक युग कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो ये हमारा आंसर आएगा। इस युद्ध में मशीन गन, टैंक, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। इसलिए ये पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध कहा जाता है। ये सभी चीजें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। ये सभी चीजें हैं जिससे युद्ध में मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियार, ये चीजें किस लिए थी? आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी, जिसलिए इस युद्ध को पहला आधुनिक औद्योगिक युग भी कहा गया था। और इस युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी। इस युद्ध के लिए, क्योंकि पहला जो विश्व युद्ध हो रहा है, युद्ध में सिपाहियों की जरूरत होती है, तो इसमें क्या किया गया कि बहुत से ज्यादा सिपाहियों को भर्ती किया जाने लगा और उन्हें विशाल जलपोतों और रेलगाड़ियों में भरकर युद्धों के मोर्चे पर ले जाया जाता था। जो सिपाही थे, इन सिपाहियों को युद्धों में के लिए किसमें? रेलगाड़ी और जो जलपोत है उसमें उनको बैठाकर
वहां मोर्चे पर ले जाया जाता था जहां लड़ाइयां होती थी। और हम कह सकते हैं कि अगस्त 1914 में हमारा पहला विश्व युद्ध होता है और 4 साल तक ये युद्ध चलता है। 2 खेमा में होता है, एक खेमे में होते हैं ब्रिटेन रूस, ब्रिटेन होता है और फ्रांस होता है, रूस होता है। एक तरफ होता है JAAHT, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन हंगरी और तुर्की, ये थे। और 4 साल तक चलता है। इस युद्ध को पहला क्या नाम दिया था? तो ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध कहा गया। क्यों कहा गया? ये भी हमारे पास आंसर है, मशीन है, टैंक, हवाई जहाज के कारण। नेक्स्ट है, इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रुचि उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। इस युद्ध में जो पहला जो विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918, पहला औद्योगिक युद्ध होता है 1914 से 1918। इस युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 2 करोड़ घायल हुए। कितने लोग मारे गए थे? तो 90 लाख जी। कितने करोड़ घायल हुए? 2 करोड़ घायल हुए। बहुत ही विनाशकारी युद्ध था। मृतकों और घायलों से ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। मृतक थे और घायल थे, उसमें कौन थे? ज्यादातर काम जो करने वाले थे वो थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई, क्योंकि पहला जो युद्ध होता है कहाँ होता है? यूरोप में होता है। और यूरोप में काम करने वाले जो लायक कर्मचारी थे उनकी संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट कर जाने से युद्ध के बाद परिवार की आय भी गिर गई, क्योंकि व्यक्ति मर जाते हैं, घर के सदस्य मर जाते हैं, तो उसके परिवार की जो आय, जो इनकम है, कमाने वाला ही नहीं रहा, तो उनके आय कैसे चलेगी? तो इसलिए कह रहे हैं उनके परिवार की जो आय है वो भी कम गिर गई। इस युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्धों की जरूरत के मैनेजर जो युद्ध के जरूरतों को मद्देनजर पूरे समाजों को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे, जो आदमी है मोर्चे पर जाने लगे, तो उन्हें कामों को संभालने के घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। युद्ध के कारण दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली और आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए और अब वो देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। एक देश है दूसरे देश से बदला लेना चाहता था और इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। ब्रिटेन है, इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को किसे जो कर्जा लेना पड़ा? अमेरिकी जो बैंक है और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कर्जदार की बजाय क्या बना दिया? कर्जदाता, जो दूसरों को लोन देता है। कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। युद्धोत्तर सुधार, युद्धों में सुधार है वो कैसे हुआ? युद्ध के बाद पहले हमने देखा पहला जो विश्व युद्ध कब हुआ? 1914। इस युद्ध के कारण क्या वो बातें आई वो हमने देखा। आर्थिक संकट हुआ, राजनीतिक संकट हुआ, कैसे लोग मारे गए, कितने काम करने वाले कर्मचारी जो मारे गए वो हमने डिस्कशन किया, और कितने देश कितने खेमों में बंटा था वो हमने डिस्कशन किया। अभी हम जो डिस्कशन करें युद्धोत्तर सुधार। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 1914 से पहले दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन थी? दुनिया की सबसे जो बड़ी अर्थव्यवस्था थी वो ब्रिटेन थी। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। युद्ध के बाद किससे सबसे लंबा संकट झेलना पड़ा? ब्रिटेन, जो पहले दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे। जब ब्रिटेन युद्ध में जूझ रहा था तो जापान और भारत में उद्योग विकसित हो रहे थे। और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन मानी जाती है? तो हमारा आंसर आएगा ब्रिटेन, पहले विश्व युद्ध के बाद, पहले विश्व युद्ध से पहले, सॉरी।
युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्व वाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमा कर खर्च लिए थे और इनका परिणाम हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेश कर्जों में दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ और जब ये युद्ध के कारण पैदा हुआ, उत्साह शांत होने लगा, उत्पादन गिरने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय भी कटौती शुरू कर दी। शक्तिकालीन करों के सहारे भी उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद खत्म हो गए। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था कि 1921 में हर एक 5 जो ब्रिटेन में से एक के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई थी। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी संकट में थी। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों की हालत भी विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। यूरोप क्या था? विश्व बाजार में गेहूं की जो आपूर्ति करने वाला कौन था? बड़ा केंद्र था यूरोप। युद्ध के दौरान वह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो पूरी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी। विश्व बाजार में गेहूं की अति की हालत हो गई, अनाजों की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई, किसान गहरे कर्ज संकट में फंस गए। ये हमने देखा। युद्ध के बाद की जो स्थिति है उससे उबरने के लिए कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगा है, ये हम डिस्कशन किया। क्या हुआ युद्ध के बाद, कैसे यूरोप में भूखमरी आई, क्योंकि हर एक ब्रिटेन के पास जो 5 कर्मचारी थे उनमें से एक बेरोजगार था। ये हमने डिस्कशन किया। जैसे यूरोप क्या था, गेहूं के उत्पादन में बहुत ही बड़ा था और युद्ध के बाद कितनी गिरावट आई, ये हमने इस पर डिस्कशन किया था। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कशन करेंगे बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास कैसे रही ये कमेंट सेशन में जरूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।